ज़्यादा है, लेकिन जिस तरह से आपने देखा है कि मोदी 3.0 में जो तालमेल बैठाया गया है, इससे बेहतर और कोई तालमेल नहीं हो सकता। जातीय समीकरण, साथ-साथ जो प्रदेश की जो संरचना है, उसको ध्यान में रखकर पूरी तौर पर ये जो है मंत्रिमंडल में शपथ दिलाया गया है। तो ये काफ़ी अहम चीज़ है रचना, और इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। यानी इक्वेशंस बिठाने की कोशिश, उत्तर प्रदेश जहां से सबसे ज़्यादा 80 सीटों पर एनडीए लड़ी, लेकिन जो रिजल्ट रहे वो मन मुताबिक तो नहीं थे अरविंद सर। लेकिन चर्चा फिर उत्तर प्रदेश बिहार को होने लगी लेकर कि कहां से ज़्यादा मंत्री आएंगे। उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा मंत्री आए हैं, फिर बिहार से आए हैं, लेकिन हैरान कर गए कुछ वो नाम जो हारे हुए कैंडिडेट थे। इन हारे हुए कैंडिडेट्स पर बाजी लगाने का मतलब क्या है? ये दबाव अगले चुनावों का है, ये दबाव सोशल इक्वेशंस का है, ये प्रोविंशियल, ये हर कैबिनेट पे रहता है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। लेकिन चीजें अभी जो कह रहे थे हमारे मित्र हिमांशु जी, हर कैबिनेट को अगर आप देखेंगी तो आपको ये दिखाई देगा कि अगड़ों की संख्या धीरे धीरे घटती जा रही है और पिछड़ों की और दलितों की संख्या बढ़ती गई है, औरतों की संख्या बढ़ती गई है। ये कैबिनेट काफी दिन के बाद ऐसा आया है जिसमें औरतों की संख्या घटी है, जिसमें अगड़ों का प्रतिनिधित्व पहले से ज्यादा बढ़ गया है, जिसमें हारे हुए प्रदेशों का प्रतिनिधित्व बढ़ गया है। एक भी मुसलमान, 5 अल्पसंख्यक गिना दिए गए हैं। अब मुसलमानों से ऐसा क्या बैर है कि आप टिकट भी नहीं देंगे, आप राज्यसभा भी नहीं देंगे, आप मिनिस्ट्री भी नहीं देंगे। और जो बात हिमांशु जी एक और कह रहे थे कि पांचों प्रमुख कैबिनेट, ये 2-3 आर्गूमेंट बड़े अजीब किस्म के हैं। पांचों कैबिनेट या चारों कैबिनेट जो बड़े होते हैं वो अभी अनाउंस हो जाने दीजिए, फिर पता लगेगा कि क्या है। दूसरा ये मैं मानता हूं कि 16 सीटों वाली तेलुगु देशम पार्टी और 12 सीटों वाला जेडीयू अगर 2-2 मिनिस्टरों पे मान गया है तो आप लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी का भी इंतजार करिए कि उस पे कौन आता है। मेरे ख्याल से ये बार्गेनिंग हुई है, और ऐसा नहीं है कि मेजोरिटी होने के बाद जो नरेंद्र मोदी का व्यवहार था या बीजेपी का व्यवहार था वो अब माइनॉरिटी होने के बाद हो जाएगा। 40 होने के बाद बाकी का रिस्पेक्ट आपको करना पड़ेगा। कल एक और आर्गुमेंट लगातार ये चल रहा है कि जो 15 इंडिपेंडेंट हैं वो सब सपोर्ट करने को तैयार है। अरे यार, अभी सब चीजों की जरूरत नहीं है। अभी अच्छे भले कैबिनेट बन रहा है, सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मेजोरिटी है। अभी अभी कहीं कोई किसी किस्म का थोड़ा बहुत दबाव आएगा मिनिस्ट्री के बंटवारे में, नंबर बढ़ाने में। लेकिन इसी में मैं तो हैरान हूं कि इतनी लड़कियां और औरतें जीत के आई हैं। बांसुरी स्वराज यहाँ, शाम्भवी चौधरी वहाँ, अपराजिता सारंगी। मैंने, आप मुझसे पूछिएगा तो मैं दसियों ऐसी, अपराजिता सारंगी का तो म्यूनसिपैलिटी का काम ऐसा जबरदस्त है कि उनको लेके पार्टी ने उनको टिकट दिया था और बन गई। तो फिर ये मजबूरी में जो चेहरे ढोए जा रहे हैं बार बार, हारे हुए लोग और इस इलाके के लोग और उस इलाके के लोग, इनकी जरूरत मेरे ख्याल नहीं थी। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि महिलाओं की संख्या आप ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, 7 से ज्यादा ये आंकड़ा होना चाहिए था। ठीक है, ये आपकी सोच है, और इस पर हो सकता है आगे कभी रिशफलिंग हो तो फिर और ज़्यादा महिलाओं को इसमें शामिल कर लिया जाए। लेकिन इससे पहले चूंकि हम एनसीपी की नाराजगी का जिक्र कर रहे थे इसी डिस्कशन में, अभी देखिए 2 मिनट पहले ये खबर सामने आई है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे आज शाम सभी पार्टी सांसदों और विधायकों के साथ मीटिंग करेंगे। सभी विधायकों के साथ बैठक शाम 6 बजे और सभी सांसदों के साथ शाम 7 बजे वर्षा बंगले में मीटिंग होगी। इस मीटिंग के मायने क्या हैं ये मैं समझने की कोशिश करूंगी आपसे, लेकिन उससे पहले चूंकि चिराग पासवान ने मंत्री पद की शपथ ली है, मां बहुत ज्यादा खुश इस मौके पर रही। वो कह रही थी इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि मेरा बेटा पहली बार मंत्री की शपथ लेने वाला है। बहुत इमोशनल भी थी। आसिफ इकबाल ने उनसे बात की है, सुनिए। मैम, कितनी खुशी और कितनी मेहनत के बाद ये, उसकी बहुत मेहनत के बाद उसको ये जो है मुकाम हासिल हुआ है, और मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि जितना उसने स्ट्रगल किया था आज उसको उसका फल मिल गया। आपको लगता है कि ये मेहनत जो किया और जिस तरीके से आप शाय के साथ उनके साथ रहीं, उस मेहनत का फल है ये? बिल्कुल उसका फल है, उसकी मेहनत का फल। बहुत उसने मेहनत किया, बहुत स्ट्रगल किया, और आज उसकी मेहनत का फल मिला। चिराग ने कहा था कि ये पहला इलेक्शन है जो पापा के बिना है, माँ ही साथ में रही हैं। बहुत बहुत फील हो रहा था कि मैं हमेशा साहब के साथ जाया करती थी,
आज पहला था कि मैं अपने बेटे के साथ गई हूँ, तो खुशी तो बहुत है, लेकिन मिस भी कर रहे थे कि साहब आज गर्व का पल महसूस होता है। बिल्कुल बहुत गर्व का मेरे बहुत प्राउड हूँ मैं। बिहार वासियों को, देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे? बस कुछ नहीं, बस चिराग है वो पूरा वो करेगा, जो भी उसने वादे किए हैं, जो भी वो सब पूरा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए साफ तौर पे है कि चिराग पासवान के साथ लगातार साय की तरह रहने वाली उनकी मां है, जो कह रही हैं ये हम सब के लिए बहुत खुशी का पल है। खुशी का पल है, आतिशबाजी भी खूब हुई है, खुशी मनाई गई है। कल शपथ ग्रहण हो रहा था तो देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने अपनी खुशी का इजहार किया है। ये एक अलग सी फॉलोइंग होती है जो बिना किसी स्वार्थ के इस तरह से प्यार या स्नेह दिखाती है। और अभी थोड़ी देर पहले खबर ये भी सामने आई है कि रविंद्र सिंह भाटी, जो कि राजस्थान से कैंडिडेट थे, निर्दलीय लड़ रहे थे, उनके हारने पर एक जो समर्थक है उसने पूरा सिर ही मुंडवा लिया अपना, वो इतना ज्यादा दुखी था। ये अलग अलग तरीके से अपने प्यार को दिखाने के, अपने समर्थन को दिखाने का तरीका होता है। लेकिन अजीत मंडोला जी, ये जो महाराष्ट्र में खबर मैंने आपको बताई एकनाथ शिंदे की मीटिंग को लेकर, क्या चल रहा है महाराष्ट्र में? कुछ गड़बड़ तो नहीं होने वाली है? मैं वही आपसे भी कुछ देर पहले मैंने कहा ना कि एनसीपी शामिल नहीं हुई है मंत्रिमंडल में। और चूंकि खबर ऐसी भी थी कि शिंदे गुट के कई नेता ऐसे हैं जो उद्धव गुट के संपर्क में हैं, कुछ धोखा हो सकता है? नहीं, दोनों तरफ से खबरें चल रही हैं, दोनों तरफ से। इधर से खबर चल रही है कि उद्धव ठाकरे के जो सांसद है हमारे संपर्क में, हो सकता है कि उद्धव ठाकरे बीजेपी में वापस आ जाएं। ये खबरें चलेंगी अभी। ये जब तक महाराष्ट्र का चुनाव है, महाराष्ट्र का चुनाव 3-4 महीने बाद है, बहुत लंबा समय नहीं है। और ये प्रधानमंत्री मोदी मेरे को लगता है कि अपना जैसी कैबिनेट वगैरह का सब विभाग वगैरह बांटेंगे और ये पार्लियामेंट सेशन खत्म होगा, उसके बाद उनका ध्यान महाराष्ट्र हरियाणा पर ही फोकस होने वाला है। महाराष्ट्र हरियाणा ही इस सरकार का जो स्टेबिलिटी का माप है वो तय करेंगे। मतलब बीजेपी के लिए अब ये दोनों राज्य जीतने एक तरीके से अपने को राजनीतिक रूप से मजबूत करने वाली बात होगी। अब महाराष्ट्र में क्या है कि परसों से, जिस दिन से रिजल्ट आए हैं उस दिन से खबर चल रही है कि शिंदे गुट के एमपी जो है ठाकरे गुट के संपर्क में है। और उनमें से एक ने बयान भी दिया था कि हमारे मतलब सीनियर रहे हैं, मतलब भावुक वाला बयान दिया था। तो तब से खबरें चल रही हैं कि कौन किधर जाएगा। सबसे ज्यादा घाटे में एनसीपी रही है, बहुत ज्यादा सीटें। एनसीपी कौन? अजीत पवार वाली पार्टी, तो ज्यादा सीटें नहीं जीत पाई है। कांग्रेस सबसे ज्यादा फायदे में रही है, 13 सीटें उन्होंने जीती वहां पे। तो वहां पर महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ ना कुछ तो होगा। वो क्या होगा, वही मैं कह रहा हूं कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने अपना कैबिनेट बनाया है, कैबिनेट बना के तो ये मैसेज दिया है कि सब कुछ मेरी चली है। और ये मैंने किसी से कोई सौदा नहीं करा है, सारी चीजें बहुत स्पष्ट हैं। लेकिन मेरा मानना है कुछ ना कुछ तो होने वाला है। स्पीकर के पद की बात अभी अरविंद जी कर रहे थे। देखो, मेरा मानना है स्पीकर वगैरह का पद वगैरह को लेकर भी मुझे बहुत टेंशन बीजेपी में दिखता नहीं है। हो सकता है बीजेपी का स्पीकर बन जाए। मेरा यह है कि तो डिपार्टमेंट, मेरी दिलचस्पी की डिपार्टमेंट कौन किसको क्या मिलता है। दूसरा, अब नया इनका जो अध्यक्ष है वो कौन बनता है, क्योंकि जिनकी उम्मीदें थी अध्यक्ष बनने की वो तो सब मंत्री बन गए। क्योंकि जो अध्यक्ष बनेगा वो अध्यक्ष इस बार ऐसा होना चाहिए बीजेपी का जो संगठन को किसी तरीके से मजबूती से फिर से सक्रिय कर सके। एक तरीके से संगठन की कमियों के चलते उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जो मैं जानता हूं जिन राज्यों के बारे में, कहीं ना कहीं पार्टी गुटबाजी में थी। राजस्थान में तो बहुत भयानक गुटबाजी है। आप देखिए कितनी खतरनाक स्थिति हुआ है रिजल्ट पर। नहीं, वसुंधरा राजे का बेटा 5वीं बार एमपी बना है। वसुंधरा राजे को पार्टी बिल्कुल, इसका मतलब उनके बेटे को जो 2 बार 3 बार पहली बार सांसद बने, उनको 2-2 3-3 बार मंत्री बना दिया। लेकिन वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह 5 बार हैं। वो पूरी कोशिश कर रही थी, पूरे जतन कर रही थी। लेकिन इस बार भी फिर लगता है कि वसुंधरा राजे को पार्टी ने कहीं ना कहीं अब दरकिनार कर दिया है। वापसी बीजेपी में क्या होगी, तो मेरा कहना है कि जो नया अध्यक्ष बनेगा उसके सामने बहुत चुनौतियां हैं, बड़ी जिम्मेदारी भी होगी। और इन चुनौतियों का जिनका जिक्र अलग अलग राज्यों में आपने किया, उन चुनौतियों से निपटना भी होगा नए अध्यक्ष को। मनोहर मेरे साथ में। मनोहर, क्या नए अध्यक्ष को लेकर किसी तरह की कोई अटकलें या कोई खबरें छन कर सामने आ रही है क्या? और आज जब विभागों का बंटवारा होना है, ये अंडरस्टूड माना जाए कि बड़े विभाग अपने ही पास रखने वाली है बीजेपी?
देखिए बिल्कुल सबसे पहले मैं अगर विभागों की बात करूं तो जो कैबिनेट कमेटी की जो सिक्योरिटी वाले सीसीएस जिसको कहते हैं उसमें बीजेपी ये सारे जो मंत्रालय हैं वो अपने पास रखने वाली है। जहां तक अध्यक्षों की बात है, अध्यक्षों की बात करें तो कई लोग इस दौर में शामिल हैं। हालांकि जिनकी नाम की चर्चा पहले हो रही थी अब वो कैबिनेट में शामिल हो चुके हैं। भूपेंद्र यादव की चर्चा हो रही थी, कई ऐसे लोग हैं, लेकिन अब वो क्यास खत्म हो चुका है। अब पार्टी किन लोगों पे अपना जो है सो हाथ देती है उनके कंधे पर, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि पहले प्रायोरिटी पार्टी की है कि सबसे पहले पोर्टफोलियो डिसाइड करके मंत्रालय में लोग अपना चार्ज ले लें और पीएम ने जो 100 डेज का एजेंडा दिया है उस पर काम हो सके। और देखिए जैसे ही चार्ज लेंगे ना उसके बाद जो है उद्घाटन और प्रोजेक्ट्स को लेकर के झड़ियां लगनी शुरू हो जाएगी। रोजाना कुछ ना कुछ हमें देखने को मिलेगा। जनता जो वो 140 करोड़ लोग हैं उन्हें कुछ ना कुछ फायदे की चीजें देखने को नजर आ सकती है। क्योंकि अभी तक अंतरिम बजट पास हुआ था फरवरी में, पूर्णकालिक बजट आना बाकी है। तो जब बजट सत्र की शुरुआत होगी उसमें ये सारी चीजें देखने